आइए देखते हैं क्लास 10 का भौतिकी चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भौतिकी किसे कहते हैं? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। प्रकाश लाइट क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान लुमिनस वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसे भी दीप वस्तु भी कहते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसे दीप्त वस्तु भी कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलना हुआ मोमबत्ती या बल्ब इत्यादि है। नेक्स्ट, अप्रदीप्त वस्तु या दीप्त नॉन लुमिनस वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे चंद्रमा, ईंट, पौधे, कुर्सी इत्यादि है। नेक्स्ट, प्रकाश के किरण पुंज बीम ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज या बीम कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसे ये हो गया। नेक्स्ट, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज इस तरह होता है। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ये रहा। पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पानी, कांच, हवा etc। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं?
जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, पेंट, ईटीसी। परिभाषी या अल्प पारदर्शी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ही भाग अपने से होकर जाने देता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ही भाग अपने से होकर गुजर जाने देता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, बैलून, ब्लड, कुहासा, etc। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? प्रकाश को किसी तरह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी तरह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण ये हो गया। आपतन कोण, आपतित किरण ये हो गया। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण ये हो गया अभिलंब। आपतन बिंदु ये हो गया परावर्तक सतह। नेक्स्ट, आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण किसी सतह पर आकर पड़ती है उसे आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो किरण किसी सतह पर आकर पड़ती है उसे आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे LI से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसे LI से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे LR से सूचित किया जाता है। अभिलंब, नॉर्मल किसे कहते हैं? वह काल्पनिक और सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। वह काल्पनिक और सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट निम्नलिखित है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को
नियमित परावर्तन कहते हैं। ये हो गया। अनियमित परावर्तन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। इसे विसरित परावर्तन भी कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर वह चिकनी और चमकीला जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करते हैं उसे दर्पण कहते हैं। वह चिकनी और चमकीला जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करते हैं उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 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 ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया परवलयिक दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, इस साइड हो गया उत्तल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? प्लेन मिरर जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? स्प्रिंगल मिरर किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे स्फेरी मिरर कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? यानी उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे कॉनकेव मिरर या उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर भरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? जो दर्पण पुनः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। जो दर्पण पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। स्वच्छ किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थान, प्राकृतिक और आकार को बताएं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तब। ये रहा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, ये रहा नंबर। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। 2. जब वस्तु फोकस पर हो तब। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर होती है
तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का होता है। नंबर 5, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नंबर 6, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है, बिंदु के साइज का होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है, बिंदु के साइज का। एक अवतल दर्पण द्वारा अभिसारी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का बनता है। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का बनता है। एक स्वच्छ किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थान, आकृति और आकार को बताएं। एक स्वच्छ किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थान, आकृति और आकार को बताएं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो ये रहा। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। नंबर 2, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, फोकस पर काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने पर होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, फोकस पर काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को बताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है
जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अवतल दर्पण के उपयोग को बताएं। अवतल दर्पण के उपयोग को बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में होता है। नंबर 2, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च और सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च और सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले और दांत इत्यादि के जांच करने में किया जाता है। नंबर 4, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले और दांत इत्यादि के जांच करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग बताएं। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। उन दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उन दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं? दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P यानी पोल से सूचित किया जाता है। इसे P यानी पोल से सूचित किया जाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं? सेंटर ऑफ नहीं पता। दर्पण के वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से यानी सेंटर द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा यानी सेंटर से सूचित किया जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एरिस। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। दर्पण के फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं? दर्पण के फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। इसे F से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और अवधर्तित यानी बड़ा प्रतिबिंब दे सकते हैं। अवतल दर्पण। नेक्स्ट, उन दर्पण का नाम बताएं जो हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल और उत्तल। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं? अवतल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है
उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं? उत्तल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं? उत्तल दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं? उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। नंबर 1, अवतल दर्पण परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। नंबर 2, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नंबर 3, अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 4, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होता है जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? जब हम अवतल दर्पण के सामने अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच ले जाते हैं तब हमारे चेहरे का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है जिससे हमारे बाल बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं एवं छोटी छोटी दाढ़ियाँ भी बड़ी दिखाई देती है जिससे शेविंग करने में आसानी होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जब अवतल दर्पण के सामने अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच ले जाते हैं तब हमारे चेहरे का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है जिससे हमारे बाल बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं एवं छोटी छोटी दाढ़ियाँ भी बड़ी दिखाई देती है जिससे शेविंग करने में आसानी होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। क्यों? अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश के किरणों को फोकस पर अभिसरित कर देता है जिससे वहाँ ऊष्मा और ताप बढ़ जाता है जिससे भोजन बनाने में सुविधा मिलती है।
यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को फोकस पर अभिसरित कर देता है, जिससे वहाँ ऊष्मा और ताप बढ़ जाता है, जिससे भोजन बनाने में सुविधा मिलती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों? उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही उभरे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे चालक अपने पीछे के कुछ बड़े क्षेत्र को देख पाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर यानी पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। साथ ही उभरे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे चालक अपने पीछे से वस्तु बड़े क्षेत्र को देख पाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर यानी पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। प्रतिबिंब यानी इमेज किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और इधर काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 4, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है।
किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। चीन परिपाटी से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। चीन परिपाटी से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का कभी आगे प्रतिबिंब बनता है तो कभी पीछे प्रतिबिंब बनता है। इस स्थितियों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे ची परिपाटी कहते हैं। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का कभी आगे प्रतिबिंब बनता है तो कभी पीछे प्रतिबिंब बनता है। इस स्थितियों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे ची परिपाटी कहते हैं। इसके अनुसार नंबर 1, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। नंबर 3, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। नंबर 4, दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। दर्पण के प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। नंबर 5, दर्पण के प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण के प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। नोट, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। नोट, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं। नोट, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी u ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी u ऋणात्मक होती है। नोट, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। त्रिज्या r से सूचित किया जाता है। r बराबर 24 सेंटीमीटर, तो a बराबर r बाई 2, तो 24 का आधा हो गया, आधा 12, तो 12 सेंटीमीटर। फोकस की दूरी सेंटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो r बराबर 20 सेंटीमीटर, तो a बराबर r बाई 2, तो 20/2/10, 10 हो गया। तो दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 दर्पण अवतल, उत्तल तथा समतल दिया जाता है। आप उनकी पहचान छूकर कैसे करेंगे। आपको 3 दर्पण अवतल, उत्तल तथा समतल दिया जाता है। आप उनकी पहचान छूकर कैसे करेंगे। हम तीनों दर्पणों के परावर्तक सतह को बारी बारी से छुएंगे। हम तीनों दर्पणों के परावर्तक सतह को बारी बारी से छुएंगे। नंबर 1, यदि छूने पर जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ लगेगा वह अवतल दर्पण होगा। यदि छूने पर जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ लगेगा वह अवतल दर्पण होगा। नंबर 2, यदि छूने पर जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ लगेगा तो वह उत्तल दर्पण है। यदि छूने पर जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो लगेगा तो वह उत्तल दर्पण है। नंबर 3, यदि छूने पर जिसका परावर्तक सतह समतल लगेगा वह समतल दर्पण होगा। यदि छूने पर जिसका परावर्तक सतह समतल लगेगा वह समतल दर्पण होगा। आपको तीन दर्पण
अवतल, उत्तल और समतल दिया जाता है। आप उनकी पहचान बिना छुए कैसे कर सकते हैं? आपको 3 दर्पण अवतल, उत्तल और समतल दिया जाता है। आप उनकी पहचान बिना छुए कैसे करेंगे? हम बारी बारी से तीनों दर्पणों के सामने एक वस्तु को लेकर जाएंगे। हम बारी बारी से तीनों दर्पणों के सामने एक वस्तु को बारी बारी से लेके जाएंगे। नंबर 1, यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा तो वह अवतल दर्पण होगा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा तो वह अवतल दर्पण होगा। नंबर 2, यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण होगा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण होगा। नंबर 3, यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर साइज का बनेगा तो वह समतल दर्पण होगा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर साइज का बनेगा तो वह समतल दर्पण होगा। दर्पण का सूत्र क्या है? लिखें। वह सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच संबंध को बतलाता है उसे सूत्र कहते हैं। उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। वह सूत्र जो दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच संबंध को बतलाता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी होता है, u वस्तु की दूरी होता है, f फोकस दूरी होता है। v प्रतिबिंब दूरी होता है, u वस्तु दूरी होता है, f फोकस दूरी होता है। न्यूमेरिकल। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो u = 30 सेंटीमीटर और v = 40 सेंटीमीटर दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v, तो 1/v + 1/u + 1/f। 1 तो ये तो v हो गया 1/40 + 1 30 हो गया ही, f नहीं दिया है। तो इसको निकालने के बाद करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। निकालने के बाद कितनी इतना हो जाएगा, उसके बाद करेंगे तो 1/20 20 ना -1/20 120 बराबर 1/f। तो -f बराबर 120, तो a बराबर -120। तो फोकस दूरी हो गया 120 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए a = r/2 अथवा अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ये हो गया। माना कि m या m1 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। ए बी आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर चल रही है, जो वस्तु से, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, साथ ही CB को मिलाए जो अभिलंब है। तो कोण ABC बराबर व्हाट, कोण CBA बराबर CBF बराबर R, PF बराबर F और PC बराबर R। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से इसको सिद्ध करेंगे। तो कोण AB बराबर कोण CBF, चूंकि AB बराबर PC इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण होगा। तो समीकरण और समीकरण 2 से सॉल्व करने के बाद तो CBF बराबर कोण CBF, तो CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो F बराबर कोण CF बराबर FB। तो माना कि बिंदु B बिंदु P के बहुत निकट होगा।
तो एफ बराबर एफ पी बराबर पी वाला, इसको सॉल्व करना होगा। अवतल दर्पण के आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। अवतल दर्पण के आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। माना कि M1 एक अवतल दर्पण है जिसे F और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए बी वक्रता है, केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो AP एक किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद ए से होकर गुजरती है। इसको बनाना होगा। बी सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। तो यू बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बराबर -20 सेंटीमीटर। दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/a। तो 1/v + 1/-10 बराबर 1/-20। तो इसको सॉल्व करने के बाद टोटल आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेमी की दूरी पर काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब के स्थान और प्रकृति बताएं। तो ए बराबर 15 सेंटीमीटर, यू बराबर -10 सेंटीमीटर। दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/a पर रखने के बाद आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। आवर्धन M का ऋणात्मक मान बताता है। आवर्धन M का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। आवर्धन M का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से के सापेक्ष उल्टा है। समतल दर्पण में आवर्धन M बराबर +1 का क्या अर्थ है? समतल दर्पण में आवर्धन M बराबर +1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर तथा सीधा है। समतल दर्पण में आवर्धन M बराबर +1 का अर्थ है किसी प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर तथा सीधा है। किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन की निकालें। एच बराबर 2 सेंटीमीटर, तो यू बराबर 10, तो भी बराबर 20 सेंटीमीटर। दर्पण के सूत्र से 1/v + 1v बराबर 1/f, तो 1/20 हो जाएगा प्लस 1/-10। इसको निकालने के बाद टोटल आ जाएगा का 20/-3। इसलिए f बराबर -6.67 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 6.67 सेंटीमीटर। आवर्धन 2 होगा। 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुंह के अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब का स्थान है और आकार प्रकृति बताएं। तो एफ बराबर, इसका त्रिज्या हो गया 30 सेंटीमीटर, एफ हो गया 5 सेंटीमीटर, यू हो गया -20 सेंटीमीटर। तो ए बराबर r/2, तो 30 का आधा हो गया 15। तो दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसको रखने के बाद काट करने के बाद आ जाएगा 8.573 सेंटीमीटर। तो m बराबर -i/v। तो इसको रखने के बाद 6 मिनट इतना हो जाएगा। काट करने के बाद 2.1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब 2.1 सेंटीमीटर साइज का है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक
वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है? ए बराबर -20, यू बराबर वाट, एम बराबर -+4। जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो एम बराबर 4, तो -v बटा यू बराबर 4, तो -v बराबर 4u। चूँकि v बराबर -4u तो दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u + बराबर 1/f। तो इसके रखने के बाद रख के काट कूट करने के बाद 15 आ जाएगा। तो इस स्थिति में वस्तु 15 सेंटीमीटर पर होगी। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m बराबर -4, तो -v बटा u बराबर -4, तो v काट देने के बाद तो 4u हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/, तो इसको रखने के बाद ऐसे हो जाएगा, काटेंगे तो 25 हो जाएगा। इस स्थिति पर वस्तु की 25 सेंटीमीटर दूरी। प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण आरेख किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों आरेखों को किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों या आरेखों को किरण आरेख कहा जाता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। नेक्स्ट, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 होता है, r त्रिज्या होता है। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, तो यह किरण किस दिशा में परिवर्तित होगी? यह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।